नमस्कार। आज हम भारत में एक बहुत ही आम सी दिखने वाली स्थिति पर बात करेंगे, जो है तो आम, पर कानूनी तौर पर थोड़ी पेचीदा हो सकती है। वो स्थिति है जब कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, घर हो, जमीन हो। अब लोग ऐसा करते हैं, टैक्स बचाने के लिए करते हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए, या शायद बस प्यार जताने के लिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब मान लीजिए बाद में कोई अनबन हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो फिर उस संपत्ति का असली मालिक कौन माना जाएगा? जिसके नाम रजिस्ट्री है वो, या जिसने पैसा दिया वो? हमारे पास इस पर कुछ कानूनी लेख हैं, कुछ अदालती फैसलों का विश्लेषण है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कानून क्या कहता है, खासकर हाल के कुछ कोर्ट के फैसलों को देखते हुए। क्या वाकई कोई नया नियम आया है? ऐसा सुनने में आ रहा है कहीं कहीं। चलिए इसी को खोलते हैं। ये जानना वाकई में दिलचस्प होगा कि कागज पर नाम होने के बाद भी असली हक कैसे तय होता है। देखिए, कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बुनियादी सिद्धांत। जिसके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, आमतौर पर उसे ही कानून मानता है। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक का अनुमान। अनुमान मतलब ये पक्का नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक अनुमान है, पत्थर की लकीर नहीं। इसे सबूत पेश करके चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। चुनौती कैसे? मतलब रजिस्ट्री में नाम होना ही काफी नहीं हुआ फिर तो? किन बातों पर ये चुनौती आधारित होती है? हाँ बिल्कुल, अदालतें कई चीजें देखती हैं। सबसे अहम कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, किसने दिया पैसा, फिर खरीदने के पीछे पति का इरादा क्या था, क्या वो सच में पत्नी को तोहफा दे रहा था या कोई और वजह थी, और क्या पत्नी की अपनी कोई कमाई है, कोई स्वतंत्र आय जिससे वो खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती थी। यहीं पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक है बेनामी लेन देन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ एडवांसमेंट, मतलब एडवांसमेंट का अनुमान। बेनामी लेन देन ये शब्द तो काफी सुना है, खासकर वो काले धन वगैरह के मामलों में। इसका यहाँ क्या मतलब हुआ? देखिए, बेनामी का मतलब है बिना नाम का या गलत नाम से। तो अगर पति ने पैसा दिया, प्रॉपर्टी पत्नी के नाम करवाई, लेकिन उसका इरादा ये नहीं था कि पत्नी ही उसकी असली मालिक बने या उसका फायदा उठाए। हाँ। मतलब हो सकता है वो सिर्फ अपना पैसा कहीं लगाना चाहता हो, या टैक्स बचाना चाहता हो, या लेनदारों से संपत्ति छुपाना चाहता हो, तो ये बेनामी लेन देन के दायरे में आ सकता है। इसके लिए बाकायदा कानून है, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988, जिसे 2016 में बदला भी गया। हाँ। वो ऐसे ही मामलों को देखता है। अच्छा, और वो दूसरा वाला क्या था? एडवांसमेंट का अनुमान? हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ एडवांसमेंट, ये एक पुरानी कानूनी सोच है। ये मानती है कि अगर पति ने पत्नी या बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये शायद उनके भले के लिए है। मतलब एक तरह से गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर किया है। ओके। लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान है। पति इसे भी चुनौती दे सकता है। वो सबूत पेश करके कह सकता है कि नहीं, ये उपहार नहीं था, पैसा मेरा लगा था और मेरा इरादा कुछ और था, शायद परिवार के लिए निवेश करना या संपत्ति पर अपना कंट्रोल रखना। यहीं पर मामला मुझे लगता है बहुत दिलचस्प हो जाता है, खासकर भारत में। यहाँ तो ज्यादातर परिवारों में पत्नियां गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। उनकी अपनी कोई अलग कमाई नहीं होती अक्सर। तो ऐसे में ये एडवांसमेंट का अनुमान कैसे देखा जाएगा? क्या ये माना जाएगा कि पति ने गिफ्ट ही दिया? बिल्कुल सही सवाल, ये बहुत अहम है। हिंदू परिवारों के मामले में अदालतें अक्सर इस सामाजिक सच्चाई को, इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखती हैं। अगर पत्नी गृहिणी है, उनकी कोई अपनी कमाई नहीं है, और पति ने अपने पैसे से उनके नाम प्रॉपर्टी ली है, तो अदालतें ये मान सकती है कि पति ने ऐसा परिवार के भले के लिए किया होगा, न कि सिर्फ गिफ्ट देने के लिए। और अगर पति ये साबित कर दे कि पैसा उसी का था और ये कोई दान या गिफ्ट नहीं था, तो फिर उस प्रॉपर्टी को जॉइंट हिंदू फैमिली यानी HUF की प्रॉपर्टी माना जा सकता है। HUF की मतलब पूरे परिवार की साझा संपत्ति। हाँ, एक तरह से। या फिर ये पति की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी मानी जा सकती है। ये केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो अदालतों ने हाल फिलहाल में इस पर क्या कहा है?
कोई खास मामले जो इस स्थिति को और साफ करते हों? हाँ, कई फैसले हैं, लेकिन एक फैसला जिसने हाल में मतलब 2024 में काफी ध्यान खींचा है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का सौरव गुप्ता केस। सौरव गुप्ता केस। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? देखिए, उस केस में बेटा था जिसने दावा किया कि उसके पिता ने जो प्रॉपर्टी उसकी माँ यानी बेटे की दादी के नाम पर खरीदी थी, वो असल में जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी और उसमें उसका भी हिस्सा बनता है। माँ का कहना था कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो उन्हें उनके पति ने गिफ्ट में दी थी। तो कोर्ट ने यहाँ एक बहुत कह सकते हैं स्पष्ट नजरिया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी गृहिणी है, हाउसवाइफ है और उसकी कोई अपनी स्वतंत्र आय नहीं है, तो पति ने अगर उसके नाम प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे बाय डिफॉल्ट संयुक्त हिंदू परिवार HUF की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओ, मतलब सीधा HUF की, पत्नी की नहीं। हाँ। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर पत्नी को ये साबित करना है कि ये उसकी निजी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो बोझ उसी पर होगा। उसे साबित करना होगा कि उसने इसे अपनी कमाई से, अपनी स्वतंत्र आय से खरीदा है। यानी सबूत का बोझ पत्नी पर डाल दिया। बिल्कुल। कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदू समाज में ये बहुत आम है कि पति परिवार के भले के लिए, न कि सिर्फ गिफ्ट देने के इरादे से, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा फैसला है। इसके तो बहुत दूर तक असर होंगे, खासकर उन लाखों मामलों में जहां पति ही कमाने वाला है। और कोई केस? क्या दूसरे हाई कोर्ट्स का भी ऐसा ही नजरिया है? हाँ, कुछ हद तक। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का एक 2023 का मामला है, शेखर बनाम लीला। उसमें भी कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पत्नी के नाम प्रॉपर्टी होना ही उसे बेनामी नहीं बना देता। पति का इरादा, इंटेंशन सबसे जरूरी है। पैसा किसने दिया ये तो अहम है ही, पर सिर्फ यही नहीं देखना। अगर पति दिखा सकता है कि उसका इरादा गिफ्ट देने का नहीं था, शायद कंट्रोल रखने का था या परिवार के लिए कोई अरेंजमेंट था, तो उसका दावा मजबूत होगा। और पुराने फैसले भी हैं, जैसे मद्रास हाईकोर्ट का किस्तप्पा नायकर 1976 का मामला या दिल्ली हाईकोर्ट का नंद किशोर मेहरा 1999 का। इनमें भी यही बात थी कि भाई सबूत का बोझ दावा करने वाले पर है। अगर पति साबित कर दे कि पैसा उसका था और गिफ्ट का इरादा नहीं था, तो प्रॉपर्टी को पत्नी की अकेली प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। तो इन सब फैसलों का निचोड़ मोटा मोटा यही लग रहा है कि अगर पैसा पति का है, खासकर अगर पत्नी की अपनी कमाई नहीं है, और पति ये साबित कर दे कि ये तोहफा नहीं था बल्कि परिवार के लिए या किसी और वजह से था, तो रजिस्ट्री में नाम पत्नी का होने पर भी हक पति का या परिवार का बन सकता है। हाँ, कह सकते हैं। मोटे तौर पर यही निचोड़ निकल रहा है। खासकर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला 2024 का फैसला, ये इसी दिशा में एक मजबूत इशारा कर रहा है। और ये फैसला जैसे उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए तो खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये वहीं के हाई कोर्ट का है और वहाँ के सामाजिक संदर्भ को भी देखता है। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो शुरू में कही थी, नया नियम। कुछ सुनने में आ रहा है कि सरकार ने कोई नया नियम बना दिया इसको लेकर। क्या ये सच है? कोई नया कानून आया है? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, अभी 2025 तक केंद्र सरकार ने कोई एक बिल्कुल नया स्पेसिफिक कानून या नियम सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं बनाया है। नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा लैंडमार्क फैसला आया है जो सब कुछ बदल दे। जिसे लोग नया नियम कह रहे हैं, वो असल में कोई एक कानून नहीं है। वो ज्यादातर इन्हीं हाल के कोर्ट के फैसलों, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले फैसले की व्याख्या है या फिर मौजूदा कानूनों का एक तरह से सारांश है। अच्छा, तो मतलब ये मौजूदा स्थिति का ही निचोड़ है। हाँ, बिल्कुल। इसके मुख्य बिंदु वही हैं जिन पर हम बात कर ही रहे हैं। पहला, कि असली मालिक वो माना जाएगा जिसने पैसा दिया है, खासकर अगर पत्नी की स्वतंत्र आय नहीं है। प्रॉपर्टी पति की या HUF की मानी जा सकती है। दूसरा, कानून इस बात पर भी नजर रखता है कि कहीं काले धन को सफेद करने के लिए तो पत्नी के नाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब पैसे का सोर्स जायज होना चाहिए, वरना बेनामी कानून लग सकता है। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कि सारे कागजात, आधार, पैन, रजिस्ट्री के पेपर, खसरा खतौनी, बैंक के लेन देन के सबूत, ये सब बहुत संभाल कर रखने चाहिए। अब तो रजिस्ट्री के लिए पैन वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो गया है कई जगह। और वो एक और बात होती है, स्टैम्प ड्यूटी में छूट। मैंने सुना है बहुत लोग इसीलिए पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन सस्ता पड़ता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कई राज्य सरकारें हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और भी हैं, जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ी छूट देती हैं, कहीं 1%, कहीं 2%। इसका मकसद तो अच्छा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
लेकिन ये भी सच है कि लोग इसे टैक्स बचाने या यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बचाने के तरीके की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये छूट लेने से पत्नी का मालिकाना हक और पक्का हो जाता है? मतलब सरकार ने छूट दी है तो मान लिया कि पत्नी ही मालिक है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अदालती फैसलों से ये साफ है। स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलना एक अलग बात है, वो रजिस्ट्रेशन के समय की रियायत है। लेकिन अगर बाद में मालिकाना हक पर विवाद होता है तो अदालत फिर वही चीजें देखेगी, पैसा किसने दिया, इरादा क्या था। वो छूट मिलने से अंतिम ओनरशिप तय नहीं हो जाती। मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी पति पत्नी के बीच ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है और पति को लगता है कि ये प्रॉपर्टी असल में उसकी है, तो वो क्या कर सकता है कानूनी तौर पर? पति अदालत जा सकता है, बिल्कुल। वो एक दीवानी मुकदमा, जिसे सूट फॉर डिक्लेरेशन कहते हैं, वो फाइल कर सकता है। इसमें वो अदालत से ये घोषणा करने की मांग करेगा कि संपत्ति पर उसका अकेला मालिकाना हक है या साझा हक है। इसके लिए उसे क्या करना होगा? सबसे जरूरी, उसे अपने पैसे देने के पक्के सबूत पेश करने होंगे। बैंक स्टेटमेंट्स, लोन के कागजात, पेमेंट की रसीदें, मतलब जो भी दस्तावेज ये साबित करें कि पैसा उसकी तरफ से गया था। और सबूत के अलावा उसे ये भी साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी पत्नी को गिफ्ट में नहीं दी गई थी। अगर पत्नी ने कभी ये माना हो कि पैसा पति का है, या अगर पत्नी की अपनी कोई कमाई ही नहीं है, तो ये बातें उसके केस को मजबूत करेंगी। वो ये भी दलील दे सकता है कि ये लेन देन बेनामी था, हालांकि बेनामी साबित करने की अपनी कानूनी पेचीदगियां हैं। या फिर वो कह सकता है कि हिंदू अविभाजित परिवार HUF के फायदे के लिए किया गया एक अरेंजमेंट था और प्रॉपर्टी बेची ना जा सके, इसके लिए कुछ कर सकता है। हाँ, वो अदालत से इंजंक्शन यानी रोक लगाने का ऑर्डर मांग सकता है, ताकि जब तक मुकदमा चल रहा है पत्नी उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके या किसी और को ट्रांसफर ना कर सके। इसका मतलब तो साफ है, कागजात कागजात और कागजात। पैसों के लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कोर्ट के मामलों में दस्तावेजी सबूतों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। बैंक रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, लोन एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड्स, सब कुछ मायने रखता है। लेकिन जैसा हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में देखा, अदालतें कभी-कभी सिर्फ कागज नहीं देखती, वो मामले के हालात, सामाजिक संदर्भ, इनको भी ध्यान में रखती हैं, खासकर जब पत्नी गृहिणी हो। हमने अभी तक ज्यादातर ये देखा कि कैसे कोर्ट पैसे के सोर्स पर, पति के इरादे पर फोकस कर रही हैं, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। लेकिन क्या कहानी हमेशा इतनी एक तरफा होती है? क्या पत्नी का जो सालों का योगदान है घर संभालने में, परिवार चलाने में, उसका कोई वजन नहीं गिना जाता सिर्फ इसलिए कि वो बाहर जाकर पैसा नहीं कमा ली थी? मुझे लगता है इस पर भी अब कुछ नई सोच आ रही है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर फैसला पति के हक में ही जाता है या जाना चाहिए। कानून पत्नी के अधिकारों को भी पहचानता है, और बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ ऐसे विचार और फैसले भी हैं जो पत्नी के पक्ष को मजबूत करते हैं, खासकर उनके उस योगदान को लेकर जो सीधे तौर पर पैसों में नहीं गिना जा सकता, मतलब नॉन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पर मद्रास हाईकोर्ट का 2023 का एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण फैसला है। उस केस में कोर्ट ने जो कहा वो सुनने लायक है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी पत्नी जो सालों तक परिवार की देखभाल करती है, घर संभालती है, वो पति द्वारा खरीदी गई संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। बराबर की हिस्सेदार, सिर्फ घर संभालने के योगदान के आधार पर? हाँ, कोर्ट ने गृहिणी के काम को आर्थिक महत्व दिया। ये माना कि उसके सालों के निस्वार्थ योगदान के बिना पति शायद वो संपत्ति बनाई ही नहीं पाता या परिवार उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाता। ये फैसला सीधे तौर पर उस सोच को चुनौती देता है कि जिसने पैसा दिया, मालिक वही है। ये गृहिणी के काम को, उसके योगदान को एक तरह से कानूनी मान्यता देता है संपत्ति के मामले में। ये तो वाकई एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील नजरिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को इस तरह मजबूत करते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले हैं जिन्होंने समय के साथ महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को बढ़ाया है। जैसे वो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 वाला केस तो बहुत फेमस है। हाँ, जिसमें बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में हक मिला। बिल्कुल, वो हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात थी। हालांकि वो सीधे तौर पर पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ा था, पर उसने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की दिशा तो तय की। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक और फैसले में ये भी साफ किया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही ओनरशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। पूरे स्वामित्व के लिए सही कानूनी दस्तावेज और जरूरत पड़े तो कोर्ट की मान्यता भी चाहिए। ये बात उन मामलों में अहम हो जाती है
जहां नाम किसी का है पर असल मालिक कोई और होने का दावा है। ये पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी हो सकता है। और भी पुराने फैसले हैं पर वो ज्यादातर विरासत या उत्तराधिकार जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो क्या निकलता है? अगर किसी को बस 1-2 लाइन में समझना हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए? सार यही है कि भारत में पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना दिखने में जितना सीधा साधा लगता है, कानूनी तौर पर उतना है नहीं। रजिस्ट्री में नाम पत्नी का हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन अगर कल को कोई विवाद होता है तो अदालतें सिर्फ नाम नहीं देखेंगी, वो देखेंगी पैसा किसने दिया, इरादा क्या था, क्या पत्नी की अपनी कमाई थी। और खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2024 का फैसला ये इशारा करता है कि अगर पत्नी गृहिणी है और पैसा पति का लगा है तो बहुत संभावना है कि प्रॉपर्टी को पारिवारिक संपत्ति या पति की संपत्ति माना जाए, जब तक कि ये पक्के तौर पर साबित न हो कि ये एक वास्तविक बिना किसी शर्त का तोहफा था। तो सबसे जरूरी चीजें हैं पैसों के लेन देन के पक्के सबूत रखना और प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे का इरादा साफ होना। और हाँ, वो स्टैम्प ड्यूटी वाली छूट जैसी सरकारी नीतियां अच्छी हैं, पर वो मालिकाना हक का फैसला नहीं करती। यानी चाहे पति पत्नी के नाम पर खरीदे या पत्नी खुद खरीदे, ये एक बड़ा कदम है। इसे पूरी तरह सोच समझकर, शायद किसी कानूनी सलाहकार से बात करके, और सबसे ज़रूरी सारे कागजात बहुत संभाल कर रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि भविष्य किसने देखा है और ज़रूरत पड़ने पर यही दस्तावेज सबसे ज़्यादा काम आते हैं। बिल्कुल सही कहा। किसी भी बड़े फाइनेंशियल फैसले की तरह इसमें भी पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए। कानूनी सलाह लेना हमेशा बेहतर है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के भ्रम या झगड़े से बचा जा सके। ये साफ होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और क्यों। और चलिए, सुनने वालों के लिए हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचने के लिए एक बिंदु। मान लीजिए पति ने पैसे देकर पत्नी के नाम घर खरीदा। सालों तक, मान लीजिए 20-25 साल, दोनों उसी घर में साथ रहे, एक परिवार चलाया, बच्चों को पाला पोसा। अब अगर सालों बाद कोई विवाद होता है तो क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि शुरू में पैसा किसने दिया था, या फिर जैसा कि वो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला इशारा कर रहा था, पत्नी के उन सालों के गैर वित्तीय योगदान का, घर संभालने का, परिवार की देखभाल का, क्या उसका भी संपत्ति के बंटवारे में कोई ठोस कानूनी वजन, कोई महत्व होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिए।